हाय एवरीवन। आज हमारे साथ हैं शुभम चौधरी, ऑल इंडिया रैंक 23 इन गेट 2022 कंप्यूटर साइंस एग्जाम। शुभम, congratulations for this great Thank you, sir. achievement. We knew it actually, okay, because you have prepared so well. And we had a discussion when after the gate exam we had a discussion when you had seen your prediction in the gate overflow. So your Yeah. predicted rank was, I think, around 29, but finally you got Yeah. 23 rank. So how did it feel? Like, you were expecting 29 and now you got a 23 when you saw the result. How was the feeling? I couldn't believe that time. मतलब बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था उस टाइम 23 आ गया दैट मैं तो टॉप 100 भी इट वाज लाइक अ ड्रीम फॉर मी एंड 23 वाज लाइक समथिंग एल्स। वो 2-3 दिन तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ। मैं रोज सुबह देखता था स्कोर कार्ड पे कि सही तो है ना भाई 23 आ रहे हैं नहीं। तो तो क्योंकि बट बहुत अच्छा फीलिंग था वो। जब लास्ट टाइम जब मैंने आपसे बात करी थी गेट के रिजल्ट से पहले, तब उस टाइम आपने बोला था कि प्रेडिक्टेड रैंक है कि 29 के अराउंड आएगी, एंड फाइनली यू गॉट 23। सो ओके, सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। सो तो थैंक यू। तो आपने आपने जो अपनी प्रिपरेशन करी उसके बारे में आप स्टूडेंट्स को बताइए, ताकि स्टूडेंट्स को पता चले आपने आपकी जो जर्नी है, प्रिपरेशन जर्नी है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। तो मैं बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में किया है। तो उसके बाद मैं जॉब कर रहा था। तो उस टाइम मुझे लगा कि गेट देनी चाहिए। लाइक इन सीएससी आई वाज इन द सीएससी फील्ड एंड मुझे इसमें इंटरेस्ट था प्रोग्रामिंग और इसमें। बट वही था कि मैं कैसे दूँ मतलब इट वाज मतलब 4 साल लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, काफी रिपीट करते हैं और उसमें मेरे को जब कोई आइडिया नहीं है कंप्यूटर साइंस का, मैं दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, कुछ क्रैक होगा या नहीं, तो बहुत वो सब बहुत क्वेश्चंस थे। क्या करना चाहिए या अभी जो जॉब है वो चलते रहे और हो जाएगा जो भी है मतलब, या थोड़ा आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाए। तो तब मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आया कि 10 साल बाद जब मैं वापस पीछे देखूंगा तब मुझे रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने ट्राई भी नहीं किया। सो दैट वाज थॉट दैट पुश्ड मी टू एटलीस्ट ट्राई। कि फेल हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर ट्राई तो एक करना जरूरी है। तो इसलिए फिर मैंने ट्राई किया था। इसके लिए फिर मैंने ट्राई किया। इट वाज वेरी स्कैरी एट फर्स्ट कि स्टार्ट इतने सारे सब्जेक्ट से कैसे करूँ, क्या होगा। बट धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक एक सब्जेक्ट जब कवर होता गया तब फिर कॉन्फिडेंस आता गया। तो 2021 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें मेरा डिसेंट स्कोर आया था। बट आई वाज नॉट सेटिस्फाइड, अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं था कि ऐसा लग रहा था कि और अच्छा कर सकते थे। तो इसलिए मैंने फिर सेकेंड अटेम्प्ट के लिए ट्राई किया। तभी भी मेरा वही थॉट था कि एक बार ट्राई करना चाहिए, नहीं तो रिग्रेट होगा, इतना मेहनत किया और थोड़ा और कर लेता हूँ। तो इसलिए मैं फिर सोचा सेकेंड अटेम्प्ट के लिए। तो फिर जब अराउंड जून जुलाई का टाइम था, जब मैं जब सेकेंड अटेम्प्ट के लिए मैं ट्राई कर रहा था, तब गो क्लासेस का नाम सुना था। तो उसमें मैं देखा कि आप और सचिन सर ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने गेट ओवरफ्लो पे आपके काफी आंसर्स पढ़े थे, आपके स्पेशली ट्रांजैक्शन के, जिसमें आप पूरा डेफिनेशन पे बहुत फोकस कर रहे थे हर चीज के, जैसे कॉम्प्लेक्स सीरियलाइजेबल क्या है एग्जैक्ट। तो मुझे पता था वो काफी सही रहेगा। और सचिन सर के मल्टी लेवल पेजिंग का जो कॉन्सेप्ट था, जो मतलब मैं अभी तक मैं मतलब बिलीव भी नहीं कर पा रहा था कि मैं अब तक जो पढ़ रहा था वो रॉन्ग पढ़ रहा था। जो मल्टी लेवल पेजिंग का कॉन्सेप्ट था, और एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट जो सच है वो गैल्विन में भी अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की स्टैंडर्ड बुक है। तो मुझे पता था अगर ये चीज, अगर ये सर लिख रहे, तो फिर क्वालिटी ऑफ टीचिंग जो होगा वो डेफिनेटली बहुत सही होगा। तो इसलिए मैं सोचा था कि डेफिनेटली मैं लूंगा इस बार। तो फिर इसलिए मैंने तब ज्वाइन किया था। फिर स्टार्टिंग में वही हमारा जो डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स चालू हुआ था और सी प्रोग्रामिंग चालू हुआ था।
तो फर्स्ट लेक्चर से ही वो डिफरेंस मुझे धीरे धीरे पता चलने लग गया था लेक्चर्स में, जो मैं ऐसे बाकी सोर्सेस से देखता था कि लेक्चर में हमेशा रहता था बहुत छोटे छोटे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। जैसे कि क्यों हो रहा है हर एक चीज। अगर आप जैसे कोई रिलेशन की बात कर रहे हो तो रिलेशन किस चीज पे ऑन बेस सेट है, ये मुझे चीज एक इतनी बेसिक चीज है, वो पहले इतना ध्यान में नहीं आती थी कि जो अभी हमेशा मैं देखता था अभी क्वेश्चन में, क्या कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ रिलेशन में क्या बेस सेट है उसका। तो ऐसे जो छोटे छोटे चीजें थे वही हम मुझे ऐसे इम्प्रूव करने लगे कि जैसे और एक जैसे एक प्रोपोजिशन लॉजिक का एग्जांपल देता हूँ तो P इम्प्लाइज Q था, तो उसके बहुत सारे वेरिएशन है, सफिशिएंट, नेसेसरी, P इज नेसेसरी, P इज सफिशिएंट। तो यूजुअली नॉर्मली मैं कैसा था कि जो दूसरे सोर्सेस से कि P इम्प्लाइज Q है तो इसके ये 8-10 चीजें के टाइप के होते हैं इस टाइप, बट ये नहीं पता था क्यों होता है। तो आपने जब पूरा हर एक स्टेटमेंट को एज ए एग्जाम्पल थ्रू एज ए इन डिटेल में जब आपने समझाया, तब मुझे कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। इट वाज जस्ट देन कि समझ में आ गया था अभी कि एग्जैक्टली क्यों होता है। तो ये छोटे छोटे चीजों से ही धीरे धीरे मेरे स्किल्स इंप्रूव होने लग गए। क्वेश्चन को पढ़ने का वे डिफरेंट होने लग गया, समझने का वे डिफरेंट होने लग गया। जब मैं पढ़ता था तो अभी थोड़ा लाइक इमेजिन करता था कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, तो वो फील आता था क्वेश्चन का। तो और उसमें भी जो वेरिएशंस होते थे लेक्चर्स पे, दैट आल्सो हेल्प कि थोड़ा छोटा सा वेरिएशन कर दिया तो क्या होगा, आप पूछते थे हमेशा क्या होगा। तो इसके ऐसे 8-10 वेरिएशन होते थे, तो एक क्वेश्चन में इतने वेरिएशन करने के बाद वो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता था। तो वैसे वैसे धीरे धीरे स्टार्ट किया, और स्पेसिफिकली प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये ये दो सब्जेक्ट से मुझे हमेशा से डर लगता था। जब पहली बार पढ़ा था मे बी 10th से, तब से कभी भी समझ में नहीं आया था और मैं छोड़ दिया था, कभी आएगा भी मेरे को समझ में। बट जैसे आपने पढ़ा है, इट वाज जस्ट ऑसम, लाइक ब्यूटीफुल, कि उसमें लाइक यही नहीं सिर्फ कि ये क्यों कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन का कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बट क्या दूसरे लोग गलती करते हैं। तो यूजुअली जो आप बोलते थे कि ये लोग गलती करते हैं, वो हमेशा वही मैं करता था गलती। और हमेशा मैं इस टाइप से सोचता था, और सोचता था ये क्यों आंसर नहीं है बुक में, तो और कुछ दिया है जो सॉल्यूशन में है। तो तब समझ में आया मुझे कि क्या गलती कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तो उससे मेरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कॉन्फिडेंस बढ़ा। उस वजह से प्रोबेबिलिटी जब सचिन सर ने सिखाई तब उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ा। सो दैट वाज लाइक अल्टीमेट पार्ट ऑफ दिस जर्नी। मतलब वो पढ़ के तो बहुत अलग ही मजा आ गया था एकदम। तो तो इस तरह में जो भी मेरा एम रोज का ये रहता था कि आप जो भी पढ़ाए, दोनों जो सुबह और शाम लेक्चर रहते थे वो कंप्लीट करने, और उसके नोट्स भी बनाने। तो यूजुअली मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही देखता था, क्योंकि मेरी आदत थी कि मैं कोई भी गेट या कोई भी पहले भी कोई भी वीडियो देखता हूँ, कोई भी स्टडी रिलेटेड, तो मैं जब भी कुछ देखता हूँ और थोड़ा सा पार्ट के बाद नोट्स बना लेता हूँ उसके। तो वैसे ही मैं फिर उस हिसाब से फिर मैं इन गेट के लेक्चर्स को भी, आपके लेक्चर्स को भी देखने लगा। तो यूजुअली इसमें टाइम बहुत लगता था, क्योंकि आपके भी 3 घंटे के तीन ऐसे टोटल मिला के 4-5 घंटे तो लेक्चर रहते थे, उसके आगे 1 घंटा 1.5 घंटा मिला के नोट्स हो जाते थे बनाने के लिए। तो और हालत तो थोड़ी खराब होती थी कि रोज लिख रहे हैं, हाथ दर्द होता था, शोल्डर पेन होता था सब होता था, बट और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मुझे पता था मैं सॉफ्ट कॉपी से नहीं पढ़ सकता। मुझे एक्सपीरियंस था कि जब मैं खुद के नोट्स बनाता हूँ, जब उसे खुद से डिटेल में लिखता हूँ, खुद समझाता हूँ खुद को उस नोट्स में, तब मैं असली ढंग से और समझ पाता हूँ। और फिर जब नेक्स्ट टाइम मैं अगला लेक्चर करने से पहले, देखने से पहले, जस्ट मैं ग्लांस कर लेता हूँ जो पिछला क्या पढ़ाया था, तो वो फटाफट हो जाता है, क्योंकि मैंने खुद के हैंडराइटिंग में लिखा है, खुद के ही नोट्स से, तो मुझे पता है क्या लिखा है उसमें। तो बहुत जल्दी से रिवीजन भी हो जाता था उस पार्ट का। तो ऐसा नहीं होता था कि ये पढ़ लिया, उसके आगे 4-5 लेक्चर पढ़ लिए और फिर पीछे का पूरा भूल गया।
तो ये मैं मेक श्योर करता था कि ये ना हो। अ, तो इसलिए ये मुझे लगता है कि काफी लोग पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, दूसरे के नोट्स या क्या नोट्स पढ़ने चाहिए। तो मेरा यही सजेशन रहता है कि अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज आप नोट्स बनाइए, क्योंकि अगर टाइम है तो जब आप खुद से नोट्स बनाते हैं वो अलग ही एक्सप्लेनेशन आप खुद को देते हैं जो कोई और नहीं दे सकता। बट ऑफ कोर्स टाइम नहीं है तो फिर वो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे आप इस साल से अब आप नोट्स भी दे रहे हैं लोगों को, तो दैट विल हेल्प मेनी पीपल। तो फिर ऐसे ही धीरे धीरे करते हुए एक एक सब्जेक्ट करते हुए फिर अराउंड नवंबर मिड में मैंने स्टार्ट किया फुल मॉक देना। तो उस टाइम मेरे फुल सभी टेस्ट सब्जेक्ट्स नहीं हुए थे, बट आई वाज तब मैंने नवंबर में हर तीसरे दिन स्टार्ट किया था देना एग्जाम। तो ये मैं ऐसा कर रहा था कि इन टर्म्स ऑफ रिवीजन भी इट विल हेल्प, कि मैं हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा टच करता जाऊंगा। मे बी इट विल टेक 3 hours बट थोड़ा रिवीजन टाइप, सो इट वाज अ सोर्स ऑफ रिवीजन फॉर मी। तो मैं इसलिए हर तीसरे दिन ये करता था और बाकी का सिलेबस कंप्लीट करता था। तो मेरा टारगेट था कि दिसंबर एंड तक लगभग मेरा खत्म हो जाना चाहिए सिलेबस, और फिर बाकी जो टेस्ट सीरीज वगैरह है वो जनवरी में मैं करूँगा। बट दिसंबर जनवरी में मेरे काफ़ी हेल्थ इश्यूज हुए, उस वजह से मेरा काफ़ी बैकलॉग्स होते गए कि जो मैं करना चाहता था, जो टेस्ट सीरीज देना चाहता था, जो मैं हर तीसरे दिन दे रहा था वो नहीं दे पा रहा था। उस वजह से काफी बैकलॉग्स हुए, जो मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। और एंड तक आते आते थोड़ा लाइक 10-15 डेज में थोड़ा प्रेशर भी बन गया था कि मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ था। तो फिर उस टाइम मैंने मतलब मैं और थोड़ा पढ़ने लग गया, और ज्यादा पढ़ने लग गया, कि ब्रेक्स कम लेने लग गया। तो उसमें वो मैंने गलती किया कि मैं ब्रेक्स पे कॉम्प्रोमाइज किया, क्योंकि एट लास्ट कुछ 10 दिन पहले क्या हुआ कि मैं इतना ज्यादा पढ़ने लग गया था कि और कुछ ध्यान में नहीं था और कुछ दिमाग में नहीं आता था जस्ट पढ़ाई के अलावा। सो मैं जब सोता था तभी भी मैं इक्वेशन ही दिखता था, क्वेश्चन दिखता था, एमसीक्यू एमएसक्यू दिखता था। तो उस वजह से मेरा नींद का थोड़ा सा प्रॉब्लम चालू हुआ। और इट वाज लाइक 7-8 डेज बिफोर जब मुझे नींद लाइक आई कुडंट स्लीप फॉर कंटिन्यूसली फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 4 दिन हो गए थे और मैं सो नहीं पाया था। तो और फिर लाइक फाइनल डे मैंने स्लीपिंग पिल लिया तो भी मैं सो नहीं पाया था। फिर ऐसे 3-4 दिन बाकी थे और उसमें मैं फिर बस पापा ने एडवाइस किया कि एक दिन कुछ मत पढ़ो। तो उस दिन, और वो 4-5 दिन तो वैसे ही पढ़ाई नहीं हुई थी क्योंकि मैं नींद में ही था, तो रिवीजन तो कुछ हुआ नहीं था ढंग से, तो सब हवे में ही था आधा चीज। तो तो फिर मैंने सोचा चलो मेरे को बस सोना है, तब तो दिमाग से निकल भी गया था गेट देना है कुछ है, बस एक दिन सोना है मेरे को बस, ऐसा हो गया था। तो फिर उस दिन मैं मार्केट गया और सब डायरेक्ट रात को आया। फिर उस दिन थोड़ा चेंज हुआ और फिर उस दिन मेरे को नींद आई। फिर 1-2 दिन बाद वापस जब एग्जाम थी रात को, फिर मैं वापस स्लीपिंग पिल लेके सोया था। बट उस दिन नींद नहीं आई क्योंकि हमें सबकॉन्शियस माइंड में यह चल रहा था कि सोना है तो अच्छा जाएगा पेपर, और यही दिमाग में था मेरे। तो इसलिए मेरा नींद नहीं आई। और फिर जब मैं सुबह 9 बजे पेपर था तो 6 बजे उठा था। तो 6 बजे जब मैं उठा तो कंप्लीट हैंगओवर था मुझे, कि पूरा सर घूम रहा था, मैं सीधा चल भी नहीं पा रहा था। मतलब इट वाज, मैं एक मतलब हालत खराब हो गई थी तब। फिर मैं सोचा चलो पढ़ के देखते हैं, एटलीस्ट पढ़ना तो आना चाहिए क्योंकि वहां जाके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैंने जब देखा, मैं क्वेश्चन मतलब कुछ पढ़ने की कोशिश की तो पूरा ब्लर था एकदम, कुछ दिख भी नहीं रहा था मुझे, ढंग से फोकस नहीं हो रहा था। तो बस मैं था कि बस हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैं तब काम था कि भाई हो जाएगा। फिर फाइनली आते
फिर जब मैं निकला, 2 घंटे दूर था एग्जाम सेंटर, तो वहां गया, चाय वाय पिया, फिर क्रोसिन लेके फिर एग्जाम देने बैठा। तो यही मेरा था कि मैंने जो टेस्ट सीरीज देते हुए एक्सपीरियंस किया था कि अगर मेरा माइंड स्टेबल रहेगा उस टाइम, अगर काम रहेगा, पैनिक नहीं होगा, तो मैंने इतना पढ़ लिया है कि मेरे आ सकते हैं ढंग के मार्क्स, 65 अप आ सकते हैं। पर अगर मैं पैनिक हो गया तो आई कैन डू मेनी सिली मिस्टेक्स। तो इसलिए फिर मैंने कैसे तैसे काम रखा कि शांत शांत, और फिर एग्जाम दिया। तो फिर एग्जाम मेरा ठीक गया था, पर इतना मतलब तो भी काफी एमएसक्यू और एनएटी क्वेश्चंस थे, तो मुझे श्योर नहीं था कि मैंने इनमें कितना करेक्ट किया है, कितना रॉन्ग किया है। तो फिर इसलिए जब तक रिस्पॉन्स शीट नहीं आई थी तब तक तो मैं था कि इस बार इतना अच्छा नहीं गया होगा पेपर, तो लाइक 300-400 रैंक भी आ गया तो बहुत हो जाएगा जैसा था। बट फाइनली जब रिस्पॉन्स शीट आई, जब गेट प्रेडिक्शन में डाला, तो इट वाज अनबिलीवेबल, लाइक कि ये क्या हो गया ये तो। सो यही मेरा गेट जर्नी था। और अभी तो मुझे इसलिए गेट प्रेडिक्शन में तो मैं वो जब गेट प्रेडिक्शन का सॉल्यूशन में मैं 4-5 बार डाला होगा सेम आंसर शीट कि भाई सही में 67 आ रहे हैं या नहीं आ रहे मार्क्स। तो फिर इसलिए फिर लकीली सब ठीक हो गया, और मैं वही, तो ये मेरी थी गेट जर्नी। तो शुभम, जब आपने ये पहली बार जब मुझे बताया था गेट के एग्जाम के बाद, आपने ये बताया था कि आप बेसिकली बीमार पड़ गए थे, थोड़ा हेल्थ इश्यू हो गया था, शायद ओमनिकॉन हो गया था, शायद आपने बताया था। हाँ। तो हाँ, हम्म। तो उसके बेसिकली उसकी वजह से आपके ऑलमोस्ट 2 महीने थोड़ा मतलब आपका थोड़ा प्रिपरेशन उतना अच्छा हो नहीं पाया जितना आप करना चाहते थे। एक्सपेक्टेड आउटपुट आपका नहीं निकला था लास्ट के 2 महीने, फिर भी आपने ऑल इंडिया रैंक 23 आपकी आई है। और साथ में आपने बताया था कि ये कि गेट के एग्जाम के अंदर भी, गेट के एग्जाम से पहले भी आपने क्रॉसिंग लेके आप बैठे थे ताकि आप एग्जाम दे पाओ, तो फिर भी 23 आपकी रैंक आई है। बेसिकली इससे एक चीज पता चलती है कि आपके स्ट्रॉन्ग कितने कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग होंगे कि आपने जब पढ़ा होगा शुरुआत से, जब आपने पढ़ना चालू किया होगा तो तब से आपने हर सब्जेक्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इतना समझा होगा, जिसकी वजह से आपके लास्ट के 2 महीने भी है ना आपके उन कॉन्सेप्ट्स को बिगाड़ नहीं पाए। तो ये जो क्योंकि ये चीज मैं भी मानता हूँ कि अगर आप एक बार कोई चीज समझ लेते हैं तो फिर वो भूलते नहीं आप। बहुत स्टूडेंट्स क्या होता है कि कंप्लेन करते हैं कि सर हमने पढ़ तो लिया, सर हमने पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया, लेकिन सर हम 1 महीने बाद भूल गए, हम 1 महीने बाद वो सब्जेक्ट याद ही नहीं है। तो ऐसा मेरे ख्याल से शायद इसलिए होता होगा क्योंकि वो समझते नहीं है उस सब्जेक्ट को, वो सिर्फ कवर कर लेते हैं, कि कवर कर लिया। कवर करना और अंडरस्टैंड करना वो दोनों अलग होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने चीजें जो है वो समझी हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझी हैं। तो उसकी वजह से लास्ट के जो 2 महीने हैं वो भी आपकी रैंक नहीं बिगाड़ पाए। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 23 आपकी आई। तो उसके लिए आपको सच में बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये डेफिनेटली काफी मोटिवेटिंग है, क्योंकि पहली बात तो कि आप दूसरी ब्रांच से हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं। उसके बाद में फिर आप बेसिकली लास्ट में आपके हेल्थ इश्यू चले। ठीक है, तो फिर भी आपकी ऑल इंडिया रैंक 23 आई। ओके, सो दैट इज रियली एडमिरेबल। और आपने जो नोट्स बनाए, आपने खुद के नोट्स बनाए, तो आपने शायद मुझे एक फोटो भेजी थी जिसके अंदर आपने अपने नोट्स के फोटोज भेजी थी, जिसके अंदर काफी सारी आपकी नोटबुक्स हैं। हर सब्जेक्ट की मल्टीपल नोटबुक्स आपने बेसिकली कर दी थी, फुल कर दी थी। तो वो फोटो मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दूंगा यहाँ पे। ओके। और जो आपने प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया कि जब आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा सचिन सर से तो आपको मजा आ गया था, और आपने वो मैसेज भी भेजा था तो मेरे पास शायद सितंबर में आपने वो सचिन को मैसेज भेजा था कि सर आज प्रोबेबिलिटी पढ़ा, मजा आ गया मुझे, प्रोबेबिलिटी कभी आता ही नहीं था और अब समझ में आ गया, ऐसा कुछ मैसेज भेजा करेक्ट। था। हाँ, तो वो अभी भी करेक्ट याद है हमें। सर। तो जब आपकी रैंक आई, जब आपने अपनी प्रेडिक्टेड रैंक बताई, तो हमने वो मैसेज फिर से एक बार देखा था कि देखो उस टाइम पे शुभम ने ये मैसेज भेजा था। तो शुभम, आपने रिवीजन कैसे किया? जैसे आपने एक चीज बोली थी कि आप सब्जेक्ट्स को ऐसे भूलना नहीं चाहते थे, आप सब्जेक्ट्स को ऐसे छोड़ नहीं रहे थे, एक सब्जेक्ट पढ़ लिया फिर उस सब्जेक्ट को आप कैसे रिवाइज करते थे ताकि आपको उसको दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े?
तो यूजुअली तो जैसे जब हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं, जो कंटिन्यूअस जो लेक्चर चल रहे हैं, तब तो मैं पिछले लेक्चर का ग्लांस कर लेता था क्या चीजें हैं, वो एक बेसिक रिवीजन था। और जब हम कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता था, उसके बाद मैं उस सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज सॉल्व करना चालू करता था। कि लाइक अगर सी प्रोग्रामिंग खत्म हो गया और डेटा स्ट्रक्चर चालू है अभी लेक्चर्स में, तो मैं सी प्रोग्रामिंग के पीवाईक्यूज करता था। तो उस टाइम एक तो सी प्रोग्रामिंग के जो रिवीजन भी हो रहा है, उसके पीवाईक्यू भी सॉल्व हो रहे हैं। तो उस हिसाब से मैं लाइक 10-15 डेज एटलीस्ट, मतलब वो चीज, मतलब कोई भी लास्ट प्रीवियस सब्जेक्ट का मैं हमेशा ये ट्राई करता था कि रिवीजन करता रहूं। क्योंकि अगर बहुत टाइम हो गया तो फिर थोड़ा वापस उसको आने में थोड़ा मुश्किल होता है वापस। इसलिए मैं ये मेक श्योर करता था कि कंटिन्यूअस रिवीजन करता रहूं, कि उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं। चाहिए तो अगर कब होता होता तो बहुत बार कि उस दिन पूरा लेक्चर नहीं देख पाए, तो कैसे तैसे हम फिर अगले दिन उसको एडजस्ट करके अकोमोडेट करके करता था, बट रिवीजन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था मैं। बिल्कुल। और आपने अपनी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं वो कैसे इंप्रूव करी? जैसे आपने बताया कि कोई भी जो क्वेश्चन था उसको आप उसको वेरिएशन के साथ आप सोल्व करते थे। हमने भी हमारे जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर क्वेश्चंस को कंप्लीट एनालिसिस किया है, ऐसे नहीं कि शॉर्टकट से सोल्व कर दिया, या ऐसा हमने शायद मेरे ख्याल से कभी नहीं किया, किसी भी क्वेश्चन के लिए नहीं किया कि शॉर्टकट से सोल्व कर दो, ट्रिक से सोल्व कर दो। ऐसा हमने शायद कभी नहीं किया। किया तो है, लेकिन पहले हमने उसका कंप्लीट एनालिसिस भी बताया है। तो कि ये तो कंप्लीट एनालिसिस हो गया, ये ट्रिक हो गई, ये शॉर्टकट हो गया। तो इस तरह से बेसिकली इस तरह से हमने किया। तो आपने जो अपनी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, वो आपने कैसे इंप्रूव करी? तो जब मैंने गेट 2021 दिया था सेट टू, तब समझ में आया था कि मेरे एनालिटिकल स्किल्स काफी पुअर है। तो मुझे अगर जब तक मैं वो ठीक नहीं करूँ, तब तक मैं कितना भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ लूँ, कितना भी थियोरी पढ़ लूँ, मेरा गेट इतना अच्छा रैंक नहीं आ सकता, इतना स्कोर नहीं आ सकता। सो दैट वाज माय फर्स्ट प्रायोरिटी टू इंक्रीज एनालिटिकल स्किल्स। तो जब गो क्लासेस जब चालू हुआ था, तब आप हमेशा फोकस करते थे कि इम्प्रूव योर एनालिटिकल स्किल्स। और जब हम आप प्रूफ करते थे, तो उसका प्रूफ में ही हम काफी इक्वेशन डिराइव करते, कुछ ना कुछ करते। उसमें धीरे धीरे पहले तो एनालिटिकल स्किल्स, जब आप बैठते हैं किसी प्रूफ को पूरा सॉल्व करने, तभी बढ़ने लग जाती है एनालिटिकल स्किल। फिर धीरे धीरे जब पीवाईक्यूज में सॉल्व करना चालू किया, तो हमेशा मैं मेक श्योर करता था कि मुझे इस क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, इसके अंडरलाइंग सभी कॉन्सेप्ट्स को मुझे अच्छे से एक्सट्रैक्ट करना है। क्योंकि आप हमेशा बोलते थे कि पीवाईक्यूज बस सॉल्व कर लो, वो मोर देन इनफ है टॉप 200 टॉप 300 रैंक लाने के लिए। तो तब मैं सोचता था कि सभी करते होंगे पीवाईक्यूज, मतलब तो सबका क्यों नहीं आता है। तब जब मैं सॉल्व करने बैठा, जब आपने तरीके बताए, तब समझ में आया कि जब तक आप कंप्लीट एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक फायदा नहीं होता उसको। आप बस ट्रिक लगा के, कोई फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे, बट उसके अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट पे जो कॉन्सेप्ट छुपा है, वो उसके वेरिएशन में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट गेट पेपर पे। तो मैं मेक श्योर करता था कि कोई भी क्वेश्चन हो, उसका खुद से सॉल्व करता था। नहीं आ रहा तो टाइम देता था कि डिफरेंट मेथड से सॉल्व करता था। तो जो वो टाइम देता था मैं, उस वजह से अलग अलग ट्राई अप्रोच करता था, उस वजह से मैं अलग अलग उस क्वेश्चन को अलग अलग एंगल से ट्राई करता था। तो उससे क्या हुआ कि अलग एनालिटिकल स्किल धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिर प्लस जब मैं जब कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, या नहीं हो रहा है सॉल्व, कोई भी हो, अगर इजी हो, हार्ड हो, मीडियम, कोई भी क्वेश्चन हो, मैं हमेशा उसका गेट ओवरफ्लो में जाके उसका डिस्कशन पढ़ता था, उसके सभी आंसर्स पढ़ता था। तो उसमें काफी लोग कुछ पीडीएफ शेयर करते थे, कुछ स्लाइड शेयर करते थे, फिर कुछ अलग अलग मेथड्स होते थे। तो मैं हर एक चीज को पढ़ता था। तो उससे ये चीज हुआ कि एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स मिल गए। डिफरेंट उस क्वेश्चन के रिलेटेड आपने पूरी थियरी पढ़ ली, डिफरेंट थियरी पढ़ ली। फिर एक चीज और होती थी कि जैसे उसी क्वेश्चन को अलग अलग दो फॉर्मूला से सॉल्व किया है, तो मैं ये मेक श्योर करता था कि मैं जो फॉर्मूला लगाया वो कैसे आया, वो उसका प्रूफ कैसे है, वो देखता था। और फिर दूसरे
फॉर्मूला से, जो सेकंड फॉर्मूला उससे भी आंसर आया, वो फॉर्मूला और फर्स्ट फॉर्मूला कैसे कनेक्टेड है। मैं ट्राई करता था कि फर्स्ट फॉर्मूला कैसे डिराइव कर पाऊं मैं सेकंड फॉर्मूला को। तो इससे जब ये चीज करता था तो अलग कनेक्शन पता चलता था मुझे, एक और डीपर अंडरस्टैंडिंग होती थी कोई एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के रिलेटेड। तो हर क्वेश्चन का मेरा ये एम रहता था कि टाइम लग जाए, बट जो भी मैं करूं, मतलब जितना भी मैं करूं वो ढंग से करूं। और फिर और ये भी पता था कि अभी एमएसक्यू क्वेश्चन भी आने लगे, तो कोई भी जो थियरी क्वेश्चन होता था, जो एमसीक्यू रहते थे, उसको मैं एज एमएसक्यू ट्रीट करता था, और हर एक ऑप्शन को देख के ये देखता था कि क्यों दूसरे ऑप्शन रॉन्ग है। तो उससे उस ऑप्शंस पे कुछ थियरी रहता था जो मेरे को पता नहीं, कोई वर्ड रहता था कुछ जो मेरे को पता नहीं है। और एक्चुअली ऐसा हुआ है कि जो दूसरे ऑप्शन में कुछ वर्ड्स थे जो मुझे पता नहीं थे, वो जब मैंने सर्च किए और वही एग्जाम में आया था इस बार। जो तो फिर वो फायदा हो गया था इस टाइम। तो ऐसे मेरा वो एक एमएसक्यू उस वजह से राइट हो गया था। तो ऐसे धीरे धीरे यही चीज करते, ये सेम स्ट्रेटेजी सभी सब्जेक्ट्स में लगाते लगाते धीरे धीरे मेरे एनालिटिकल स्किल्स इंप्रूव होने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें आपने आपने जो टेस्ट सीरीज है, कितने मॉक टेस्ट आपने हम्म, दिए, कब आपने स्टार्ट किया? तो जैसे आपने बताया था कि शायद आपने नवंबर के महीने में आपने टेस्ट सीरीज आपने शुरू करी, मॉक टेस्ट आपने देना शुरू किया, हर 2-3 दिन में आप एक मॉक टेस्ट देते थे, राइट? जी। तो ओके। मैं लगभग से मिड नवंबर में चालू किया था देना। हम्म। और हर तीसरे दिन देता था मैं। और फिर मैंने सोचा था वही कि लगभग 60-70 डेज है, उस हिसाब से डिवाइडेड बाय 3 इतने लगभग कर लूंगा। बट वो ओके। तो हेल्थ इश्यूज से हो नहीं पाए। तो अराउंड मैंने 10 to 15 टेस्ट सीरीज दे दिए थे। तो टेस्ट सीरीज में स्टार्टिंग में मेरे काफी सिली मिस्टेक्स होते थे, लाइक 15-20 मार्क्स तक के भी सिली मिस्टेक हुए। तो उस वजह से मतलब एनालाइज करना हमें बहुत जरूरी है कि क्यों सिली मिस्टेक हो रहा है, बाइट को बीट्स कर रहे हैं या फॉर्मूला गलत लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो, बट आप अगर सिली मिस्टेक 15-20 मार्क के करोगे तो फिर आपका रैंक नहीं आएगा। बिल्कुल। तो ये मैं मेक श्योर करता था कि मैं क्या क्या सब लिखूं, जो भी सिली मिस्टेक्स हुए हैं, जो भी गलत चीजें कर रहा हूँ वो लिखूं, और कोई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन मैं सॉल्व क्यों नहीं कर पाया, अगर आता था या नहीं आता था क्यों नहीं कर पाया, ये तो टॉपिक पढ़ा हुआ था मैंने, तो कहाँ मेरा गैप्स है वो ट्राई करता था कि मैं उसको ठीक करूं। तो धीरे धीरे जैसे स्टार्टिंग में मेरे 48-50 मार्क्स आते थे, तो धीरे धीरे सिली मिस्टेक कम करते करते 65 से 70 एवरेज मेरे मार्क्स आने लग गए थे ऑन एवरेज। तो फिर उसमें हमेशा यही डिफरेंस, जब कभी कभी ऐसा भी होता था कि मेरे 50-55 भी आ गए, और कभी 65-70-75 भी हो गए। तो यूजुअली हमेशा यही फर्क पड़ता था कि सिली मिस्टेक्स में हम एकदम से 20 मार्क का कर देता हूँ। तो ये मुझे मेक श्योर करना था कि ये नहीं करूं, जो भी डीप ब्रेथ लेके मैं बैठता था एग्जाम देने शांत दिमाग से, कि वो सब छोटे छोटे चीजें फायदा करते थे। और एक स्पेसिफिक जो मैंने नोटिस किया था कि मैं काफी जल्दी जल्दी के चक्कर में कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो डायरेक्टली अगर कोई फॉर्मूला है, जैसे कुछ नंबर ऑफ सेट्स निकालने कैश में, तो फिर मैं डायरेक्ट बिना फॉर्मूला लिखे माइंड में ही उसके मतलब फॉर्मूला सोच के नंबर्स लिख देता था न्यूमेरिकल, और सॉल्व करता था। तो उसमें कभी मैंने के की वैल्यू भूल गया मैं लिखना, तो मैं जब रिविजिट करता था जस्ट एक ग्लांस के लिए, तब मेरे को तब दिमाग दिखता भी नहीं था कि मैंने कुछ गलत किया। तो मैंने ये मेक श्योर किया कि मैं जो भी फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, वो ढंग से लिखूं, और फिर उसको सॉल्व करूं। मे बी उसके लिए 3-4 सेकंड ज्यादा लगते हैं, बट वो 2 मार्क बहुत इम्पोर्टेंट है गेट रिजल्ट के लिए। तो ओके शुभम। यस। तो एक एक और क्वेश्चन की, हाउ डिड गो क्लासेस हेल्प यू? आपको गो क्लासेस के अंदर जो सबसे जो कुछ बेस्ट पॉइंट्स आपको लगे हो, जिसने आपकी प्रिपरेशन के अंदर काफी हेल्प की हो,
तो जैसे एक तो आपने बताया कि आपकी एनालिटिकल स्किल्स काफी इम्प्रूव हुई, क्योंकि हम प्रूफ, बेसिकली कोई भी कॉन्सेप्ट है वो प्रूफ के साथ पढ़ाया, एनालिसिस किया, कंप्लीट एनालिसिस किया। उसके सिवा जैसे अगर आपको कोई डाउट्स आया तो वो आपने कहाँ पे डाउट रिजोल्व किया, और भी कोई और पॉइंट अगर आपको जिसने आपकी हेल्प की हो। एक तो डाउट के रिलेटेड तो हम एक कोई भी इन टर्म्स ऑफ नॉन टेक्निकल थिंग्स, जैसे कोई गाइडेंस चाहिए या कुछ चाहिए, तो हमेशा मैं आपको और सचिन सर को अप्रोच करता था कि क्या करना चाहिए, अभी अभी टेस्ट सीरीज देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, क्या करूं मैं आगे, किस तरह से प्लान करूं। तो वो बहुत हेल्प होती थी जब आपके पास कोई मेंटर होता है, जब पहले से कोई जो एग्जाम दिया रहता है, उनका एक्सपीरियंस से, उनके गाइडेंस से फिर काफी फायदा होता है। तो ये मुझे बहुत हेल्प किया था। और टेक्निकल टर्म्स में भी हमारा एक गो क्लासेस का जो व्हाट्सएप ग्रुप था, जिसमें काफी सही से क्वेश्चन लोग पूछते थे, लिटरली मतलब दूसरों के क्वेश्चन से हमें बहुत सीखने को मिलता था। और कि ऐसे भी क्वेश्चंस, इस ऐसे भी टाइप के क्वेश्चन सोच सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। उस वजह से काफी नॉलेज भी बढ़ी कि भाई ऐसे भी सोच सकते हैं कुछ चीजों के। और कुछ कुछ आंसर्स तो बहुत बेहतरीन होते थे, जिससे लाइक सोचते कि ऐसे अलग अलग बुक्स से लोग उधर स्क्रीनशॉट भेजते थे कि ये चीजें, ये डेफिनेशन है इस चीज की। तो उससे बहुत हेल्प हुआ कि आप दूसरे के डिस्कशन से भी आप पढ़ रहे हो, और फिर आपको भी जो भी डाउट है उसके भी काफी लोग आंसर करते थे। तो ओवरऑल इस वजह से कभी भी ऐसा नहीं रहा कि कोई डाउट रह गया हो। आप फ्रैंकली किसी को भी पूछ सकते हो, आपको पूछ सकते हो, सचिन सर को पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हो। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई अंदर डाउट रख लिया हो और लास्ट तक रहा हो। तो हमेशा मैं पूछ ही लेता था किसी। सो दैट हेल्प मी कि हमेशा मेरे कॉन्सेप्ट जो भी है, जो भी पढ़ा मैं, वो क्लियर रहे। बिल्कुल। तो अभी कुछ फ्यूचर प्लान्स के बारे में, आपका अभी क्या फ्यूचर प्लान है, कहाँ कौन से कॉलेज आप लेना चाहते हो, कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो? तो मैं आईटी बॉम्बे चूज करना चाहता हूँ, और उसमें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में ओके। स्पेशलाइजेशन, एआई में तो वहां पर आप एमटेक टीए या फिर एमटेक आरए? टीए, एमटेक टीए। एमटेक टीए। और आपके ड्रीम कॉलेज क्या है? मशीन लर्निंग की फील्ड के अंदर आप जाना चाहते हो तो आपकी ड्रीम फील्ड, ड्रीम कंपनी जहां पर आप जाना चाहोगे? ऐसा ड्रीम, जैसे इंडिया में तो काफी अच्छे प्रोडक्ट कंपनीज है। तो ड्रीम जॉब मेरा है कि जो एक अच्छी प्रोडक्ट कंपनी हो, प्लस उसका प्रोफाइल भी अच्छा हो। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ विल बी माय ड्रीम जॉब। तो वो टॉप 10 कंपनीज, जो प्रोडक्ट कंपनी, वो भी चलेगी विद गुड रिसर्च, गुड प्रोफाइल। तो बिल्कुल। दैट इज तो माय ड्रीम आपका जो जॉब। मशीन लर्निंग का फील्ड है इसके अंदर आपका आपकी जो प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा, ये जो एरियाज हैं ये काफी, ये बेसिकली दीज आर द बेसिस, दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मशीन लर्निंग। तो ये तो आई थिंक आपका ऑलरेडी काफी स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि जैसा आपने मैसेज भेजा अभी था कि अभी मेरे को कॉन्फिडेंस प्रोबेबिलिटी से तो आपको प्यार हो ही गया है, और लीनियर अलजेब्रा, है। प्रोबेबिलिटी, बेसिकली कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप ऐसे रट के, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आप नहीं पढ़ो और सब कुछ एकदम समझ के पढ़ो, तो फिर मजा आता है, उस हर सब्जेक्ट के अंदर मजा आता है। जी। तो ऐसा कोई आपको लगा हो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जो आपको लगा हो कि इसको समझ नहीं सकते, इसको सिर्फ रट ही सकते हैं, लेकिन फिर गो क्लासेस ज्वाइन करने के बाद आपने उसको समझ लिया हो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जैसे आपको लगा हो कि जिसको समझने के बाद आपको मजा आया हो, जैसे आपने प्रोबेबिलिटी का बताया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बताया, वैसे कोई और आपका कोई टॉपिक जिसको समझने के बाद आपको बहुत मजा आया हो कि ये तो मैंने सोचा नहीं था कि इसको समझ सकते हैं? जैसे एक तो था टीओसी में डिसाइडेबिलिटी, वो तो ओके। मैंने छोड़ ही दिया था कि मैं कभी समझ पाऊंगा। तो वो लिटरली मैंने छोड़ दिया कि वो टेबल जो होती है, हमेशा सब लोग जो याद करते हैं वो याद करके चले जाएंगे। तो उससे आ गया तो ठीक है। बट फिर जब आपके लेक्चर्स अटेंड किए, तब लाइक फाइनली मैं ऐसे सेटिस्फेक्शन हुआ कि भाई मजा आ गया, समझ में आ गया पूरा। और उसके ऊपर फिर जो भी क्वेश्चंस थे, जो भी राइस थ्योरम से लगाते थे, जो ये तो ये एकदम कंप्लीट क्लियर हो गया। तो कोई भी क्वेश्चंस थे फिर तब डर नहीं लगता था। वैसे ही जो पंपिंग लेमा था,
माइली नोड माहिल थ्योरम हेरोन। था, माइली जो, हाँ। हम्म, तो वो सब जो, ये सब जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स थे, जो कहीं नहीं मिले थे मुझे, कहीं ढंग से समझ में नहीं आते, वो मेरे क्लियर होने लगे। एक था जैसे जनरेटिंग फंक्शन, वो भी मैंने छोड़ दिया था कि वो तो कैसे समझेंगे, मतलब कुछ समझ में नहीं आता लिटरली कि कैसे इक्वेशन को कहाँ से डिराइव करे, क्या करे। तो वो जो आपने पढ़ा था वो बहुत सही था लिटरली। मतलब उसके बाद फिर जनरेटिंग फंक्शन से डर नहीं लगता था। और जब वो जनरेटिंग फंक्शन के क्वेश्चन भी सॉल्व करते थे तो उससे भी स्किल्स लाइक बढ़ते थे। आप सोचते थे कि हम कैसे सब्ट्रैक्ट करें, क्या करें, एडिशन करें कि हमारा आंसर है। तो दैट वाज लाइक रियली गुड। ओके। तो ओके। और हाँ। हाँ, और जैसे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, एक पॉइंट था कि जैसे आप मतलब इस बार मैंने कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं था जो नहीं छोड़ा था, कि हर एक चीज गो क्लासेस में लगभग सब कवर किया था। और फिर जैसे एक चीज था कि जैसे ट्रांजैक्शन के रिलेटेड जैसे थे प्रॉब्लम्स, तो हमेशा मैं एक जस्ट चीज बोलना चाहूंगा कि जैसे एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ट्रांजैक्शन के रिलेटेड एक प्रॉब्लम था जो हमेशा मेरे को बग करता था पिछले साल से, कि जो जिसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज होता था, जो था लाइक नंबर ऑफ इररिकवरेबल शेड्यूल्स और वो सब का। तो जब मैंने ये जब परम्यूटेशन आपसे पढ़ा था, और उसके बाद फिर वो क्वेश्चंस फिर धीरे धीरे मेरे होने लग गए थे। तो दैट सो एक कॉन्सेप्ट जो था वो काफी जगह हेल्प करने लग गया था धीरे धीरे, लाइक अलग अलग सब्जेक्ट्स में। सो दैट वाज वेरी हेल्पफुल। तो या तो एक्चुअली डिस्क्रीट तो मैथमेटिक्स जो है वो सभी सब्जेक्ट्स के अंदर वो काफी काम आती है। काउंटिंग, कॉम्बिनेटोरिक, सेट थ्योरी, सेट रिलेशन फंक्शन, तो ये जितने भी ग्राफ थ्योरी, तो ये हर सब्जेक्ट के अंदर ये काम आते हैं। इसलिए हमने स्टार्ट ही डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से किया। जो 2023 का जो कोर्स है उसके अंदर भी हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से ही स्टार्ट किया है, ताकि स्टूडेंट्स का जो फंडामेंटल जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो, ताकि उसके बाद में किसी भी सब्जेक्ट के अंदर उनको दिक्कत ना आए। तो जैसे आपने बोला कि बाकी डीबीएमएस के अंदर भी आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जो कॉन्सेप्ट थे उन्होंने आपकी हेल्प करी। तो तो दिस इज ओके। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अभी मैं अपना वीडियो टर्न ऑफ करता हूँ, और आप बस जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं आप उनको कोई अगर मैसेज देना चाहो, अपनी तरफ से आप कुछ बोलना चाहो, कोई अगर आपके पास आके एडवाइस मांगे, तो कुछ अगर आप उनको बताना चाहो दिल से, तो आप उनके लिए कुछ मैसेज दीजिए। ठीक है, तो मैं वीडियो ऑफ करता हूँ नाउ। इट इज ऑल यू। ओके। हेलो गाइस, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप लाइफ में जो भी डिसीजन लो, तो आप हमेशा ये याद रखिए कि कोई भी डिसीजन जब ले रहे हो, तब ये मत सोचिए कि आप सोसाइटी क्या कहेगी, कौन लोग क्या कहेंगे। आप ये सोचे कि आपके पास एक लाइफ है। आप 10 साल बाद, उसको अगर ये नहीं रिग्रेट करना चाहिए कि आपने ट्राई नहीं किया। तो काफी चैलेंजेस आएंगे आपके गेट प्रिपरेशन में। तो आप जब धीरे धीरे उसको ओवरकम करेंगे, यू विल बिकम अ बेटर पर्सन। और डेफिनेटली कुछ चीजें होंगी, कभी आप डिमोटिवेटेड फील करोगे, कभी आ, मतलब मेंटल स्ट्रेस होगा, पर ये सब सबके लाइफ में आता है। और जो ओवरकम कर देते, इट्स लाइक वो गेट रैंक आ सकता है उनका। और आप अपने कंफर्ट जोन से निकलिए। और फिर बस ये हमेशा रिग्रेट नहीं होना चाहिए जब आपका गेट रिजल्ट आए, कि मेरे पास टाइम था पर मैंने पढ़ा नहीं, या थोड़ा टाइम पढ़ लेता तो अच्छा होता। तो आप बस एक सब्जेक्ट एट अ टाइम फोकस करिए, और धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट को करते जाइए। और आपको पता भी नहीं चलेगा जब आपके सभी सब्जेक्ट हो गए होंगे। तो या ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू शुभम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने जितनी जो भी थैंक अपनी जो जर्नी बताई, दैट इज रियली 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 मोटिवेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड यू स्टार्टेड एंड बेसिकली you cracked gate,
computer science with all India rank 23. That's really motivating. And so we hope that many students in future, they are going to get motivated by your journey, and they will start GATE CSE preparation, if even if they are from other branches like civil or electronics or something. So you are, and also you correct GATE exam along with job. So basically, like two are the these two are, I can say, the biggest challenges for many students. They think that how can I crack with job, जॉब के साथ कैसे क्रैक करूं, मैं दूसरी ब्रांच से हूं तो मैं सीएसए से गेट कैसे क्रैक करूं। आप तो दोनों थे, आपने जॉब के साथ भी क्रैक किया, और आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, फिर भी आपने कंप्यूटर साइंस गेट एग्जाम आपने क्रैक किया, वो भी टॉप 50 रैंक, 23 आपकी रैंक। तो बेसिकली डेफिनेटली इट इज रियली 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 मोटिवेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस। अब से अगर मेरे पास कोई मैसेज आएगा ना कि सर मैं दूसरी ब्रांच से हूँ, या मैं जॉब के साथ कैसे प्रिपेयर करूँ, तो मैं आपका इंटरव्यू भेज दूंगा कि ये देख लो बस, ठीक है। ओके, ठीक, ओके, ठीक है शुभम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you, sir. थैंक यू। ओके। Thank you.